नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। सूर्य की सतह का तापमान, हाँ, सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सूर्य के नाभिक का तापमान, हाँ, 1.5 × 10⁻19 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, सूर्य की बाहरी सतह को, देखो इसको ऐसे नहीं, इसको डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूं। ये नाभिक था और ये, ठीक, तो जहां से प्रकाश निकलता है इसके दो मंडल होते हैं, एक होता है प्रकाश मंडल और एक होता है वर्ण मंडल, ठीक है ना। तो ये वाला कहलाता है आपका क्या, वर्ण मंडल। इसे कहते हैं इंग्लिश में क्रोमोस्फीयर। और ये कौन सा है आपका, प्रकाश, रेड में नहीं दिखाई देता होगा ना ज्यादा, इसे कहते हैं प्रकाश मंडल। इसे कहते हैं क्या, फोटो स्फीयर। ये दो पार्ट हो गए इसके। ये न्यूक्लियस वाला है, मतलब नाभिक का भाग है, इसे प्रकाश मंडल, यहाँ प्रकाश निकलता है, और बाहर का क्या हो गया अपना वर्ण मंडल, जिसे हम क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हैं। हो गया, आगे चले बेटा। ओके, बोलो, कुछ पूछ रहे हो? ये नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। अब देखो, इसके अंदर का भाग हो गया, बाहर का भाग हो गया। अब यहां से प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर से बहुत सारा क्या निकलेगा, रेज निकलेगा, और जो प्रकाश निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, फोटान्स के रूप में, बंडल ऑफ फोटान्स के रूप में प्रकाश यहां से उत्सर्जित होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, सूर्य से प्रकाश फोटान के बंडल के रूप में पृथ्वी तक आता है। bundle of photons, okay, light comes to earth in form of bundle of photons, ठीक है ना, from sun, ठीक है। अब यहां से एक और बहुत बारीक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसको आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट, ठीक है ना। 8 मिनट का समय, 8 मिनट 18 या 13 सेकेंड का है टोटल, बट लमसम में हमें क्या रखना है, 8 मिनट का समय लगता है। दूसरा पॉइंट और लिख लो, लिखें, सूर्य से पृथ्वी तक आने में, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में, प्रकाश के पहुंचने या आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट का समय लगता है।
नेक्स्ट है हो गया। ओके, कल ये बात तो हो गई थी, सूर्य तारा है, अपने अक्ष पर कैसे घूमेगा, ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा, इतना हो गया था। ओके, तो आगे चलेंगे। अब आता है देखो, सूर्य से प्रकाश, देखो अभी सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो फोटॉन्स के रूप में आ रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन अब फोटॉन्स का खत्म हो गया, ये नहीं पूछता है, आम क्वेश्चन हो गया, बच्चा बच्चा जान रहा है। ये पूछता है किस रूप में आता है, कौन सी तरंग के फॉर्म में आता है, तो लॉन्ग वेव के रूप में आता है या शॉर्ट वेव के रूप में आता है, या कभी कभी इसको और बढ़ाना होता है अल्ट्रा वायलेट रेज के रूप में आता है या इंफ्रारेज के रूप में आता है, राइट। तो अब ये थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया कि भाई अल्ट्रा भी होता है उसमें, तो इंफ्रा भी होता है, तीनों प्रकार के उसमें लाइट में अलग अलग होता है। तो ये तरंग अब अगर पूछ रहा है तो तरंग हमारे पास दो ही हैं, एक शॉर्ट वेव और एक लॉन्ग वेव। तो सूर्य से आने वाली वेव कैसी होगी, लॉन्ग या शॉर्ट, शॉर्ट वेव या लॉन्ग वेव। लघु तरंग के रूप में प्रकाश आ रहा होगा कि दीर्घ तरंग, क्योंकि प्रकाश में दोनों गुण होते हैं, कण का भी रूप है, तरंग का रूप है, और प्रकाश का एक अलग ही रूप है, कण और तरंग दोनों के रूप में। तो हम तरंग के रूप में इसको ले रहे हैं। अगर तरंग है तो कौन सी तरंग है, शॉर्ट वेव। ओके, किस फॉर्म में आता है, सूर्य से प्रकाश लघु तरंग के रूप, लाल पीला कर लेना, ये 2-4 बार टपका है इधर उधर, लघु तरंग के रूप में, लघु तरंग के रूप में पृथ्वी तक आता है, पृथ्वी तक आता है। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, उतनी शॉर्ट वेव इमिट करेगा। अब पृथ्वी और सूर्य की तुलना की जाए तो कितना, लगभग 107 पृथ्वियां, उसमें 107 लाख पृथ्वियां किसमें समा जाएंगी, सूर्य में। ये बात हुई थी हमारी, मतलब पृथ्वी से तो कई गुना बड़ा हो गया, 107 लाख तो मान ही लो, इतना गुना बड़ा हो गया ना। तो फिर पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य की जो तरंग होगी वो कैसी होगी, शॉर्ट होगी ना, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य बड़ा है। और मैं कह रहा हूं जो जितना बड़ा पिंड होगा उतनी शॉर्ट वेव इमिट करेगा, उतनी लघु तरंग को वो बाहर निकालेगा, तो उसकी शॉर्ट वेव बहुत छोटी होगी ना पृथ्वी की अपेक्षा। और पृथ्वी से निकलेगी तो वो कौन सी होगी, लॉन्ग वेव। पृथ्वी से अगर वेव निकलेगी, तरंगे निकलेंगी, तो वो लॉन्ग या हम कहें कि दीर्घ तरंग के रूप में होगी। बात क्लियर है ना। ओके, तो दूसरी लाइन में लिखेंगे, पृथ्वी से ऊष्मा का उत्सर्जन, यहां पे देखो क्या था अपना, लघु तरंग ए, और यहां पे आपको क्या लिखना है, दीर्घ तरंग के रूप में होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक, सेकेंड है, लेकिन लमसम में बताया हूं मैं पहले कि 13 से 18 सेकंड माना जाता है, लेकिन यहां पर 8 मिनट चलेगा, ध्यान में रखे रहना। हाँ ठीक, यहां क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, लघु तरंग। और पृथ्वी से जब सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर इमिट करेगी, तो वो कैसे निकालेगी, दीर्घ तरंग के रूप में। ये क्वेश्चन बाद में और बड़ा बनाएंगे, अभी इसको लैंड पॉइंट में याद कर लीजिए एक बार। अब आगे बढ़ते हैं कि सूर्य में भी क्या होता है, ये तो शायद करा दिया था कल, रासायनिक क्रियाएं हो रही, नाभिकीय संलयन, ये लिख लिया था ना। ओके, सूर्य तारा है अपने अक्ष पर, अब तारा है तो अपने अक्ष पर कैसा मूव कर रहा होगा, ईस्ट टू
वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम की ओर गति कर रहा होगा। बस इतना क्लियर है। अब आता है कि सौर परिवार, नहीं अभी ये पिंड को चल रहे हैं, तो सूर्य के बाद अब और नीचे गिरते हैं, तो फिर आ जाता है क्या, उल्का पिंड आ जाते हैं। कल बात चल रही थी अपनी मेट्रोइड्स की। इसके बाद आपके वो आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, धूमकेतु। धूमकेतु जानते हैं, एस्टेरॉइड। और इसके बाद आपका इसी में आ जाएगा ग्रह और उपग्रह तक इनका वर्णन करेंगे। ठीक, लेकिन थोड़ा सा सूर्य के समय में, सूर्य में थोड़ा और लिख लो, यहीं पे अलग से हेडिंग डाल लेना या इसी में लिख, चलो लिखें, सूर्य से कभी कभी सौर ज्वालाएं अंतरिक्ष में निकल जाती हैं। सन फ्लेम्स कहते हैं इनको, ठीक है ना। जैसे देखो, सूर्य अपने अक्ष पर लगभग 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है। रोटेशन जो है उसका कितना है, 700 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी गति से वो चल रहा है। तो जब इतनी तेज कोई वस्तु घूम रही है और उससे प्रकाश भी बाहर निकल रहा है, ज्वालाएं निकल रही हैं, तो जैसे हवा चल रही हो, कहीं आग लगी हो, और हवा के साथ आग बह के दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो जाती, यहां से उड़ गई और जाके दूसरी में चिपक गई, वहां आग लग गई। तो ऐसे ही सूर्य जब मूव कर रहा है तो वह भी बहुत तेजी के साथ क्या करता है, सन फ्लेम्स को निकालता है, सौर ज्वालाओं को निकालता है, और ये अंतरिक्ष में चली जाती है और बहुत सारा उजाला करती है। कभी कभी ये सन फ्लेम्स, कभी कभी ये जो सौर ज्वालाएं हैं वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो इन सन फ्लेम्स के कारण या सौर ज्वालाओं के कारण हमें आयन मंडल में जैसे ये प्रवेश करके आती हैं तो वहां रंगीन प्रकाश बना देती है, रंगीन पूरा दिखाई देता है। इन्हें कहते हैं हम अपनी भाषा में अरोरा, ठीक है ना, या फिर हिंदी में कहते हैं ध्रुव ज्योति, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरोरा। अगर आप अखबार पेपर पढ़े होंगे तो सन 2021 में आया था अरोरा, नॉर्वे में दिखाई दिया था, भयंकर रंगीन प्रकाश पूरे उत्तरी ध्रुव से दिखाई दिया था। उसे कहते हैं हिंदी में उत्तरी ध्रुव ज्योति। जब उत्तरी ध्रुव से दिखाई देता है तो उसको प्रकाश को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव ज्योति। और दक्षिणी ध्रुव से दिखाई दे, पृथ्वी के साउथ पोल से देखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव ज्योति। लेकिन हिंदी में नहीं क्वेश्चन देता है, क्या कहेगा, जब उत्तरी ध्रुव से दिखाई देता है तो उस ज्वाला को क्या कहते हैं, दोनों को संयुक्त रूप से अरोरा कहते हैं। लेकिन जब नॉर्थ पोल से देख रहे होगे तो उसे कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, लिखा रहा हूं, सुन लीजिएगा पहले। और अगर जब दक्षिण ध्रुव से आप देख रहे होते हैं तो उसी ज्वाला को, आप उस रंगीन प्रकाश को क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रालिस। आपका एसएसटी है ना, हाँ तो बढ़िया, ऐसी में बैठा करो, क्लियर होगा ना। जब उत्तरी ध्रुव से देख रहे हैं तो अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव से देख रहे हैं तो अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। अभी जब ऊपर दिखाई देता है बड़ा रंगीन, जैसे हम लोग पटाखा फोड़ते हैं ना, तो वो तो कुछ समय के लिए, ये मस्त लहरों की तरह पूरा प्रकाश दिखाई देता है। कौन से मंडल में दिखाई देता है, आयनोस्फीयर में ना, आयन मंडल में, अभी बात हुई थी ना, आयन मंडल में दिखाई देता है। क्लियर। अब देखो इसको लिखते हैं, कभी कभी सौर ज्वालाएं अंतरिक्ष में निकल जाती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वायुमंडल के, रुको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, वायुमंडल के
आयन मंडल में प्रवेश कर जाती हैं और रंगीन प्रकाश में बदल जाती हैं। और लिख दूं, यहीं पे बन जाएगा ना। रंगीन प्रकाश में बदल जाती हैं, जिन्हें हम अरोरा या ध्रुव ज्योति के रूप में जानते हैं। ध्रुव ज्योति के रूप में जानते हैं। फोटोस्फीयर जस्ट पहले लिखा है, कोई बात नहीं, अभी पीडीएफ ले लेना, ठीक है ना, बता दूंगा। अब देखिएगा, ये ध्रुव ज्योति के रूप में जाने जाते हैं। अब इसको दिखा भी देता हूं और आगे लिखा भी देता हूं। ये तो वही निकल आया, पिछली बार देखा था हमने। ये इसमें कौन सा बेटर, ये देखो, अरोरा बोरियोलिस। अब ये तो ऐसा नहीं है कि चलो अरोरा आने वाला है देखते, सडन होता है। लगभग 10-15 मिनट के लिए पूरा रंगीन प्रकाश मस्त वाला। इसका एक वीडियो भी है, देखो, ये है, इसका थोड़ा सा बेटर है अदर की अपेक्षा, ये इसका वीडियो ठीक है। अरे क्या हो गया यार, हाँ, मतलब नेट स्लो है। The northern lights, the aurora, and southern lights as well in the southern hemisphere, are caused by the interaction of charged particles, which are primarily electrons and protons, flowing off of the sun. And these charged particles flow off the sun always, and when they arrive at Earth's orbit, some of them are trapped by Earth's magnetic field, and they spiral in and they impact the high atmosphere of the Earth above the northern and southern hemispheres, where the aurora. So recently, the sun has become very active in its normal cycle, and that activity means that it's blowing off large. It's that glow that we call the aurora. So recently, the sun has become अब आप लोग अपने very मोबाइल में active in its देखें, normal बात तो cycle, समझ में आ गई ना। and that activity means that it's blowing off. अरोरा उत्तरी या ध्रुव ज्योति के रूप में जाना जाता है। अब क्या होता है देखिएगा, जब यह रंगीन प्रकाश उत्तरी ध्रुव से दिखाई देता है
तो इसे उत्तरी ध्रुव ज्योति या हिंदी याद रहे ना रहे, लेकिन इंग्लिश को मत भूलना, ये टर्म क्योंकि इसी रूप में पूछा गया है। अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, ठीक। और जब यह प्रकाश दक्षिणी ध्रुव से दिखाई देता है तो इसे दक्षिणी ध्रुव ज्योति या अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। ये आयन्स होते हैं, आयन मंडल में आयन होते हैं, तो उसमें आयन जो होते हैं प्लस और माइनस होता है, तो जब प्लस माइनस आयन है और उसमें आग लगेगा तो वो तो प्रकाश करेगा। छोटी सी क्रिया भी थी। हाँ, बैंक पूरा कलर हो जाता है, अलग अलग। भाई सूर्य का प्रकाश भी तो कलर में आता है ना, और जब वहां उनसे टकराता है तो वो अलग अलग उसमें कलर में, जैसे आपको इंद्रधनुष में 7 कलर मिलेंगे, 7 कलर इसमें मिलेंगे। किसी की अधिकता हो सकती है, किसी की न्यूनतम हो सकती है, लेकिन 7 कलर मिलेंगे। इतना क्लियर। अब ये तो हो गया क्या कि एक सौर फ्लेम कभी कभार हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर गई, और प्रवेश कर गई तो वो एक कलर बनाएगी। इतना हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि सूर्य का धरातल जो होता है ये सूर्य है, ये उसका सरफेस है, ये दिखाई दे रहा है कि सफेद ही ले लूं, फिर दिख रहा है ना। कभी कभी क्या होता है, इस पर कहीं कहीं स्पॉट बन जाते हैं, वो भी कैसे, काले। अब ये काले स्पॉट बने क्यों? ये 2000 फिल्म मूवी आई थी 2012 2012 एंड ऑफ द, ठीक है ना। तो उस मूवी का बेस क्या था, वो इन लोगों ने क्यों ऐसा किया था? 1985 में भी ऐसा हुआ था एक बार, 1985 का घटना है। क्या था देखिएगा, सूर्य की सतह का तापमान हमने मापा था कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं स्थानों पर, सब जगह नहीं, किसी स्थान पर, जैसे हमने ये स्पॉट बनाए हैं, इन पर, इन स्थानों पर इनका तापमान या सूर्य का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 6000 पूरी सरफेस का है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या हो गया, कम तापमान होगा, 1500 तक पहुंच गया। अब 1500 तक पहुंचेगा तो आपने घर में सिगड़ी तो जलाई होगी, या यहाँ पे गुरछी चलती, गुरछी बोलते हो ना, क्या बोलते हैं, गोरछी, तो उसमें कोयला डाला। आप अब जहां से आप हवा दे रहे हो वहां तो धधक रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ कम ऊर्जा होती है तो वहां ब्लैक ब्लैक हो जाता है, फिर फूंक मारो तो फिर से जागृत हो जाता है, ऐसे होता है ना। तो सूर्य के सरफेस पर कभी कभी किसी किसी स्थान पर, मान लें ए बिंदु, बी बिंदु, सी, डी, ई, एफ, जी, ए है, इन पर कितना हो गया, 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। तो ये क्या दिखाई देने लगते हैं, काले दिखाई देने लगते हैं।
भाई इसकी अपेक्षा वो बहुत कम हो गया, तो वो कैसे हो गए? काले। अब काले हो गए तो मैग्नेट यहां से, मैग्नेटिक जो फील्ड बना होता है या रेज होता है वो यहां से ज्यादा इमिट होने लगती है। तो यहां प्रॉब्लम क्या है कि ये बन कैसा गया? काला, या क्या बन गया? ब्लैक। और यहां पे दाग 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 से दिखाई दे रहे, तो इसको क्या कहते हैं? स्पॉट, ब्लैक स्पॉट या काले धब्बे। काले धब्बे बन गए। ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं? ब्लैक सन स्पॉट, काले धब्बे या सन स्पॉट, या क्या कहते हैं? सौर कलंक। इनका नाम क्या होता है? इनका सीधे सीधे सौर कलंक। जो काले धब्बे थे अब इसको कहते हैं सन स्पॉट। ठीक, सूर्य पर बने हुए काले धब्बे, और हिंदी में क्या कहते हैं? सौर कलंक। अब ये सौर कलंक क्या है? कलंक हमारे लिए, क्योंकि यहां से जो चुंबकीय तरंगों का निगमन होगा, इमिट करेगा, वो आ जाती है कहां पर? हमारे वायुमंडल में। और हमारे वायुमंडल में आएंगी तो एक निश्चित सबका दायरा बना हुआ है। हमने अपने आयन मंडल में सारे के सारे सैटेलाइट लगा रखे हैं। जितने भी सैटेलाइट जाते हैं कहां जाते हैं? आयन मंडल में ना। उसमें लेयर हैं, अलग अलग लेयर में अलग अलग दूरी के अलग अलग प्रकार के सारे सैटेलाइट लगाए हमने, कृत्रिम जितने भी हैं। अब ये आकर के मैग्नेटिक फील्ड इनका इतना तीव्र होता है कि इनकी पूरी चुंबकीय शक्तियों को खराब कर देगा। और लाइट के अगर उपकरण होंगे तो वो तो जाएंगे ना, चुंबकीय तरंगे उन्हें क्या कर देंगी? दिग्भ्रमित कर देगी। तो ऐसे में पूरा का पूरा विश्व किस पे चल रहा है? उन्हीं सैटेलाइट के माध्यम से। ट्रेन कौन देख रहा है? सैटेलाइट। मोबाइल किससे चल रहा है? सैटेलाइट। दूरदर्शन किससे चल रहा है? सैटेलाइट। फोन किससे चल रहा है? सैटेलाइट। हर चीज जुड़ी हुई है सैटेलाइट से। और अगर ये आते हैं इसके यहां से एक सौर कलंक की संख्या बढ़ जाती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या? चुंबकीय तरंगे चलने लगती हैं, जिससे जितना भी आपका कृत्रिम वाला सैटेलाइट वाला सिस्टम है भ्रष्ट हो जा सकता है या पूरा कबाड़ बन सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए जब सब कबाड़ हो गया तो एक दूसरे से सब बिछड़ जाएंगे, सब सारी दिशाएं सब खत्म कर देगा वो। इसलिए बनी थी कि क्योंकि 2012 में इनकी संख्या बढ़ गई थी तो इन्होंने कहा अब तो प्रलय आएगा, खत्म कर देगा ये सब। और ये वहां से बढ़ के आएगा, पृथ्वी तक आएगा, तो पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर को भी, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है उसको भी वो खत्म कर सकता है। इसलिए कह दिया कि अब प्रलय होगी। और मूवी वाले तो जानते हो, इतनी सी घटना में वो 3 घंटा की घटना बना देते, और वो भी इतना नमक मिर्च लगा कि आप हम मजे लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए उसको बनाया। और जब वो जो ये जो मैग्नेटिक रेज आती हैं हमारे वायुमंडल में, उन्हें क्या कहते हैं? मैग्नेटिक स्टॉर्म, चुंबकीय आंधियां। क्लियर? अब लिखो, अभी समझा दिया ना। अब इसको हम लिखते हैं। हम पिछला क्या लिख रहे थे? हाँ ठीक। अब देखो, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। कभी कभी सूर्य की सतह का तापमान किसी किसी स्थान पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे वे काले धब्बे के रूप में काले दिमाग जाने क्या कर रहा है, धब्बे के रूप में
दिखाई देने लगते हैं। इन काले धब्बों को क्या कहते हैं? सौर कलंक कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरी लाइन में लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया ना भैया? दूसरी लाइन में, जब कभी सौर कलंकों की संख्या बढ़ जाती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में चुंबकीय आंधियां चलने लगती हैं। इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक स्टॉर्म चलने लगती हैं, जिससे सारे कृत्रिम उपग्रह नष्ट हो सकते हैं एवं ग्रहों की चाल, दूरी या गति में भी परिवर्तन हो सकते हैं। ग्रेविटी खो दे कोई ग्रह, भाई हम बंधे किस में है? हमारे चुंबकीय फील्ड ही तो है पृथ्वी, सूर्य या अन्य ग्रहों के बीच में। केपलर ने ग्रहों की गति बताई, आकार के अकॉर्डिंग दूरी बताई कि जो जितना बड़ा है उसके बीच में इतना दूरी है, और उसका कारण क्या है? उसका मैग्नेटिक फील्ड है सबका, और उसी पे वो चल रहा है। और मैग्नेटिक जब स्टॉर्म आ गए तो सारे के सारे ग्रहों की जो एक बाउंड्री बनी हुई है वो तोड़ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर बिगड़ गया तो गया काम से, फिर कौन किस में जाएगा? राधे राधे। पूरा 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 अगर सूर्य वहां से हटा दिया जाए तो सब खेल खत्म है। यहां पे ये था ना सूर्य मंदिर कोणार्क वाला, और सोमनाथ वाला गुजरात का, वो जो लूटा था। हाँ, अरे एक जो लूटा था ना मोहम्मद, वो आया था, क्या नाम, नहीं गजनबी और गौरी आए, तो इन लोगों ने क्या किया था? भारत का वो मंदिर तोड़ा था ना गजनबी। वो केवल लुटेरे थे ना, आए लूटे भागे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ शंकर जी की मूर्ति बीच में, ना ऊपर ना दाएं ना बाएं, चारों तरफ कुछ नहीं है, और शंकर जी बीच में स्थापित है। क्यों? और कोई उन्हें हिला भी नहीं सकता है। मतलब बीच में इतने बड़े शंकर जी, इतने बड़े बिल्कुल बीच में खड़े हैं, नीचे बेस नहीं है। वो बनाया हुआ था पहले के इंजीनियरों ने दिमाग लगा के, उसके ऊपर और दाएं बाएं चारों तरफ चुंबक का एक निश्चित मैग्नेट फील्ड पे, अगर उसको थोड़ा सा कोई इधर इधर पुश कर दे तो वो किसी दीवार में चला जाए। लेकिन इतना भयंकर मैग्नेटिक फील्ड था कि उसको हिलाना मुश्किल था। जैसे प्रतिकर्षण में आप चुंबक को ऐसे लगाओ, भागती है, उसको नहीं लगा सकते आप, विपरीत में चिपक जाएगी। तो ऐसे ही फील्ड उसको वहां पे क्रिएट करके शंकर जी को बीच में लगा दिया। हाँ, पूरी तरह मैग्नेट थी। और ये चीज देखे उसने कहा कि ये तो खतरनाक है भाई,
अब कहा उसने कि भाई इसमें भयंकर धन सोना है और शंकर जी की यहाँ महान कृपा है, अब तो हम लूट नहीं पाएंगे। उसने सैनिकों से कहा, गधों की सेना लेती थी लूट के माल रखने के लिए, उसने कहा इसको दीवार को तोड़ो, शंकर जी को तोड़ो, पहले शंकर जी को तोड़ो, यहाँ से भगाओ। तो उसमें जो भी अपने हथियार चलाने गए, पहले वो तीर तलवार मारा तो जो चलाते उसमें चिपक जाता, वो जो भी उसमें ले जाते वो भागता उधर, चिपकता उधर। भाई ये तो गड़बड़ है, पगला गया। बोले शंकर जी की असीम कृपा है। अब उसने क्या किया, उसने एक दीवार तोड़वाई। बोले सुनो, एक दीवार इसकी तोड़ो बाहर, शंकर जी से मत बोलो। दीवार टूटी तो शंकर जी दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड जो फिक्स किए थे वो बिगड़ गया। अब उसने इतना धन लूटा वहां से, जितना भी था, लोग इसी चीज को तो मान्यता दे के वहां चढ़ा रहे थे ना, सब लूट के ले गया सोमनाथ का मंदिर। ये था। तो ऐसे ही सारे के सारे, अगर एक दीवार टूटी उधर हो गए थे वो सिर्फ, अगर ऐसे ही अगर सूर्य की ग्रेविटी खत्म कर दे दे या उसका मैग्नेटिक फील्ड उसका गड़बड़ हो जाए तो खेल खत्म। हम भी कहीं अंतरिक्ष में कहां घूम रहे होंगे, किस अवधि में, कोई पता नहीं। बहुत सारी चीजें हैं हालांकि उसके पीछे, लेकिन मान लो ऐसा हो गया तो ऐसा तय है। इतना हो गया ना, ग्रहों की गति में परिवर्तन हो सकता है। ओके, आगे बढ़े। ये आपका क्या हो गया, सौर कलंक हो गया, फिल्म का ओ भी हो गया, गुड। हाँ, एक और चीज बच गई यहां सूर्य के पास से, और उसका नाम याद निकल गया, देखो आएगा, टेंशन मत लो। फ्राउनहोफर रेखाएं, इससे क्वेश्चन बना है, लिखिएगा फ्राउनहोफर रेखाएं। फिजिक्स वाले पढ़े थे ना बीएससी में, फिजिक्स में फ्राउनहोफर पढ़े हो? साइंस, अच्छा तो आपका साइंस नहीं है, आपका होगा भैया। फ्राउनहोफर रेखाएं एक है क्या, देखिएगा, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश जो होता है उसका स्पेक्ट्रम बनता है तो बेजानी हपीनला आता है। हमें दिखाई देता है केवल 7 कलर, वेजानी, हपीनला या विबग्योर, ये दिखाई देता है। लेकिन अगर उसे और ज्यादा जूम किया जाए और उस पट्टी को बढ़ाया जाए तो प्रत्येक कलर के बीच में बहुत सारी काली पट्टियां पाई जाती हैं। विबग्योर में ये कलर हैं, मान लेते हैं कितने, 7 है ना, ऐसे लगे हैं, तो ये आपको दिख रहे हैं कलर। लेकिन इन कलर को और जूम करो और फैलाओ तो इसके बीच में, प्रत्येक कलर के बीच में बहुत सारी काली पट्टियां दिखाई देती हैं। हाँ, प्रत्येक कलर के बीच में, यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां से, यहां से यहां से, सब जगह, राइट, बहुत सारी काली पट्टियां दिखाई देती हैं जिन्हें फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? फ्राउनहोफर ने, इसीलिए उसने नाम दे दिया क्या, फ्राउनहोफर रेखाएं। अब इसका मतलब क्या है, खोजी क्यों? उन्होंने देखा कि सूर्य में जितने भी तत्व उपस्थित हैं उनका पता वो काली पट्टियां बताती हैं। मतलब एक बाद में इन्होंने रीडिंग की, जब इसका स्टडी किया, आगे बढ़े, तो इन्होंने कहा कि जिस भी प्रकाश से कोई भी आप वस्तु ले लो, अगर वह प्रकाश को, लाइट को इमिट कर रही है और उसका स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो उस पदार्थ में उपस्थित या जो भी मटेरियल है या थिंग्स है, चीज है, वस्तु है, उसमें जो भी है उसकी जानकारी आपका प्रकाश ही दे देगा। नहीं समझे तो पुनः समझो कि सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग दिख रहे हैं हमें, तो उनकी जो फ्राउनहोफर रेखा है, वह फ्राउनहोफर रेखा सूर्य में उपस्थित किसी न किसी तत्व को इंगित करती है। वहां हाइड्रोजन है, हीलियम है, ड्यूटेरियम है, या क्या क्या है, वो फ्राउनहोफर रेखाओं की स्टडी हो गई ना तो वो उसको बता देगा।
अगर मान लेते हैं कि इसमें से लाइट इमिट हो रही है, हमने इसकी फ्रॉनहोफर रेखाएं निकाली, फ्रॉनहोफर तो आप समझ गए ना, इसको हमने कहा विबग्योर में निकाला, उस विबग्योर के बीच में हमने इसकी फ्रॉनहोफर रेखाएं काली पट्टी पड़ी। अब इसका पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या भरा है। इसमें आपको दूर से स्टडी नहीं करनी, प्रकाश से ही पता चल जाएगा। तो ये काम की चीज है, और फिजिक्स की भी है और हमारे भूगोल की भी है। तो लिख लीजिएगा, फ्रॉनहोफर रेखाओं में लिखें, सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में वर्ण विक्षेपण में सात रंग पाए जाते हैं, 7 रंगों की पट्टियां पाई जाती हैं, और रंगों के बीच में, प्रत्येक रंग के बीच में ऐसे लिखना, या तो समझ में आ जाएगा ना, रंगों के बीच में मतलब प्रत्येक में, रंगों के बीच में तमाम काली पट्टियां पाई जाती हैं। इन काली पट्टियों को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। इनकी खोज फ्रॉनहोफर ने की थी। इनकी खोज फ्रॉनहोफर ने की थी। अब दूसरी लाइन में लिखो, यह फ्रॉनहोफर रेखाएं सूर्य में उपस्थित किसी न किसी तत्व को इंगित करती हैं। हाँ, वहां पे कोई खुदाई करने तो गया नहीं था, सब का सब एक एक चीज। अगर चंद्रमा से प्रकाश निकलता होता तो उसका तो परावर्तन होता है, अगर उससे निकलता होता तो उसकी इधर ही बैठे काम हो जाता। ये चीजें हैं उसकी। अगर यहाँ पे अगर आप कोई मान लो लोहे को आपने गर्म कर दिया और इतना गर्म हो गया कि उससे प्रकाश निकलने लग जाए, फिर उसका वर्ण विक्षेपण करो, उसमें हर एक तत्व को चीज को बता देगा कि ये किस किस का चीज है। आपने इसको बनाया, प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश इसका वर्ण विक्षेपण हो जाए तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या है। ऊपर का कांच भी बता देगा, प्लास्टिक भी बता देगा, उसमें भरी गैस भी बता देगा। ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यही तो साइंटिस्ट है, करते क्या है बैठे बैठे। ठीक है ना। तो आज फ्रॉनहोफर रेखाएं हो गई, कल ग्रह उपग्रह पे कल चलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।